हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया था। ठीक है, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और आज से हम फाइनली शिकनेस कर रहे हैं नई सीरीज़ का पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें रेलवे जीके पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, और इसके अंदर हम जो साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम साइंस की अलग से लेक्चर करेंगे, साथ साथ अल्टरनेट डेज पे एक दिन जीके का एक दिन साइंस की। ठीक है, जीके के अंदर हम जो स्टैटिक जीके है, कंप्यूटर वगैरह, वो सारा हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, और साइंस के अंदर बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, उनका अलग से लेक्चर करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। ओके, और अगर आप लोगों को कंटेंट सही में लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और अगर आपको इससे हेल्प हो रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। ठीक है, इसके अलावा हम एसएससी के लिए एक वोकेब सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2018 से लेके 2024 तक के अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस एंड ईडियम्स, वो भी निमोनिक्स के थ्रू हम उनको याद करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ से मैं एसएससी सीजीएल के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगी, मतलब ऑल एसएससी एग्जाम्स, नॉट फॉर सीजीएल ओनली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और हाँ, इसके अलावा जो भी मतलब जिसको भी पीडीएफ वगैरह चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से ले सकता है, और अगर कोई भी सजेशंस या क्वेरीज हो तो मेरे को जो एसएससी मंथन का जो मेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, फाइनली स्टार्ट करें हम आज का जो हमारा है फर्स्ट लेक्चर। लेक्चर फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1948, 22 अक्टूबर 1947। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखें 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ है, फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग है वो एडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके लिए प्रपोजल फर्स्ट टाइम किसने रखा, कब रखा और कब बनी थी? ठीक है, तो इसके लिए जो फर्स्ट टाइम पे मांग रखी थी वो किसने रखी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट टाइम मांग किसने रखी? एम.एन. रॉय ने रखी। ठीक है, और इन्होंने कब रखी? 1934 के अंदर। इसके बाद में जो है कांग्रेस ने मांग रखी 1935 के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ये किसके तहत बनी थी? ये बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, और इसके अंदर इसमें 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में। एक थे पैथिक लॉरेंस, जो कि प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा थे एवी अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये इसके कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसमें टोटल कितने मेंबर थे? इसमें थे 389 मेंबर्स। इसके अंदर 296 और 93 थे, ये थे प्रिंसली स्टेट्स। 93 हो गए और 296 जो है वो थे ब्रिटिश इंडिया से। ओके, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इस टाइम पे टेम्पररी जो है प्रेसिडेंट बनाए गए। और ये किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, और इसके बाद में जो है परमानेंट जो बने वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, और वाइस चेयरमैन अगर पूछे तो वाइस चेयरमैन कौन थे? वाइस चेयरमैन थे एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णाचार्य। ठीक है, और एडवाइजर
एडवाइजर थे VN राव। ठीक, इसके अलावा जो हम अगर देखें नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, सॉन्ग एंड एंथम कब अडॉप्ट किए गए थे? ये किए गए थे 24 जनवरी 1950। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया, कब अडॉप्ट किया गया और कब इन्फोर्स हुआ? ठीक है, अडॉप्ट किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को, और इन्फोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और जो 26 नवंबर को जब हमने अडॉप्ट किया तो इसी डे को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। ओके, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक? अमरकंटक में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, सोन, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक MP। ठीक है, तो यहाँ पे हम नर्मदा के बारे में देखते हैं। इसका ओरिजिन हो गया अमरकंटक MP, और लेंथ अगर हम इसकी देखें तो लेंथ है इसकी 1310 किलोमीटर। ठीक है, और ये वेस्ट वर्ड फ्लो करती है, तो वेस्ट वर्ड रिवर हो गई, और ये लार्जेस्ट वेस्ट वर्ड रिवर है। ठीक है, लार्जेस्ट वेस्ट वर्ड। और इंडिया के अगर देखें तो ये कौन सी है? 5th लार्जेस्ट है, 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ओके, इसका फ्लो अगर देखें, फ्लो कहाँ से शुरू होगी? MP से। MP से ये किस में जाएगी? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में गुजरात, और गुजरात से ये किस में गिरेगी? बे ऑफ खंबात, बे ऑफ खंबात। ओके, और ये किससे पास होती है? इट पासेस थ्रू द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से पास करती है। ओके, और ये एस्चुरी बनाती है, फॉर्म एस्चुरी किस किस के बीच में? विंध्यासागर एंड विंध्यास, एक सेकेंड, बिटवीन विंध्यास, अरे यार, एंड सतपुड़ा रेंज। यहाँ पे अगर हम देखें, जो विंध्या है, विंध्या जी ऊपर है, सतपुड़ा नीचे है, तो विंध्या, विंध्यास, फिर है नर्मदा, देन सतपुड़ा। ठीक है, तो यहाँ से अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होके गुजरात से होके ये बे ऑफ खंबात में यहाँ पे गिर जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है गोर्ज बनाती है, फॉर्म्स गोर्ज, और एक धुआंधार फॉल भी है, धुआंधार फॉल। ये कहाँ है? नियर बाय जलंधर, सॉरी जबलपुर, जबलपुर। ठीक है, इसके अलावा हम डैम्स देख सकते हैं। डैम्स, डैम्स कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो कि कहाँ पे है? ये है गुजरात के अंदर। और एक जो है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर डैम, ये कहाँ पे? ये पड़ता है MP में। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी जो ट्रिब्यूटरीज देखें, ट्रिब्यूटरीज में है बंजर, तवा, हलोन, और इसके अलावा हलोन हो गया सक्कर। ठीक है, और इसको याद कैसे करना है? इसको ऐसे याद करना है, नर्मदा की है ना ये है नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो नर ने बंजर, तवा से तवे पर क्या किया है? हलवा सेका, शक्कर से सेका। ठीक है, तो नर ने बंजर तवे पर हलवा सेका, इस तरीके से आपको इसको याद रखनी है। ठीक है, और ये रिफ्ट वैली दिखाई गई है, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज या विंध्या, और ये नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है। ओके, ये हो गया नर्मदा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बीन सेटअप?
भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है लेह, श्रीनगर, मनाली, शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेह। लेह लद्दाख के अंदर ये स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, और ये जो कौन सी कंपनी ने किया है? ये किया है अमर राजा इंफ्रा कंपनी। ओके, और इसके अंदर जो करंट में है, करंट के एक तो आपको जो मेन फोकस रखना है वो किस पे करना है? अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के मैंने काफी क्वेश्चन इन जो है इनसे, और बाकी आप वैसे नॉर्मली देख लिए, और इसमें जो है आपको अच्छे से सारे कवर करने हैं। वो भी मैंने रेलवे वाले जो क्वेश्चंस में देखे हैं, इन टॉपिक से ज्यादा देखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज पर 2011 सेंसस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो क्या है? दिबांग वैली। दिबांग वैली। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया लिस्ट पॉपुलेटेड। अगर मोस्ट पॉपुलेटेड देखें, मोस्ट पॉपुलेटेड, तो वो कौन सा है? थाने, और ये कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, इसके अलावा हम दो जो है 2011 की सेंसस के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये 15th सेंसस है शुरू से लेके, जो कि अभी तक की सबसे लार्जेस्ट है। और अगर आफ्टर फ्रीडम देखें, आफ्टर फ्रीडम अगर देखें तो ये 7th है। ओके, और इसका स्लोगन जो है वो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और जो सेंसस कमिश्नर है वो है चंद्रमौली। तो ऐसे कर सकते हो कि मौली बांध के इनका श्री गणेश कर दिया। ठीक है, सीएम चंद्रमौली है पूरा नाम, सीएम चंद्रमौली। और इसके अलावा हाँ, ये भी देख सकते हैं जो फर्स्ट सिंक्रोनस नॉन सिंक्रोनस हुई थी, ठीक है, सेंसस, वो कब हुई? ये हुई थी 1872। और किसके टाइम हुई? ये मेयो के टाइम हुई थी। और जो फर्स्ट सिंक्रोनस हुई सेंसस, वो कब हुई? 1881 में। किसके टाइम पे? रिपन के टाइम पे हुई थी। ओके, इसमें अगर हम देखें जो 2011 के अंदर पॉपुलेशन का देखें, अगर पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? 1.21 बिलियन। ओके, इसमें अर्बन एंड रूरल, अर्बन के परसेंटेज हैं वो 30 से 35% मान सकते हैं अगर वैसे लिखा हो, और अगर वैसे है तो 31.8 करके कुछ है। ठीक है, और जो रूरल है, रूरल की कितनी है? 68.84। सॉरी, इसमें 8 है ना, एक सेकेंड, ये 31.3 है। ठीक है, 31.3, और ये है 68.84%। और इसके अंदर अगर हम देखें हाईएस्ट और लोवेस्ट स्टेट में और यूटी में, तो स्टेट में अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट किसकी है? यूपी। देन सेकंड में हम देख सकते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, और लोवेस्ट सबसे कम किसकी है? वो है सिक्किम की। ओके, यूटी में सबसे ज्यादा है दिल्ली की, और सबसे कम है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप। ठीक है, और इसके अंदर ये हो गया। इसके अलावा हम देख सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसमें 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट, जो हाईएस्ट है वो स्टेट में किसकी है? बिहार की। ओके, और जो लोवेस्ट है वो है अरुणाचल प्रदेश।
और यूटी के अंदर सबसे ज़्यादा दिल्ली की है और लोवेस्ट है अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, और अगर हम कंपैरिजन देखें तो इंडिया ने पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है इंडिया की 2001 से 2011 के बीच में, तो वो कितनी हुई है 17.7%। और अगर एनुअल रेट देखें, एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2001 टू 2011, तो वो हुई है 1.67%, 64%, सॉरी 7 नहीं, 1.64%। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पॉपुलेशन ग्रोथ पूछी गई है और एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये ध्यान में रखना है 1.64% है। और जो नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी वो कब हुई, नेगेटिव ग्रोथ रेट ये हुई है 1911 से 1921। इसीलिए जो ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड है वो कौन सी ईयर है, 1921, ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ये है 1921। ओके, इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, और हाँ, जो मतलब जगह नहीं तो मैं यही लिख देती हूँ, जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से स्टेट की है, वो है नागालैंड की। और जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुई है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो हुई है मेघालय में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इनको भी याद रखना है। बाकी जो लिटरेसी वगैरह है वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको रिवाइज कराती जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्री मानसून शावर्स व्हिच आर कॉमन फिनोमेनन इन केरल एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ द कर्नाटका और लोकली नोन इज। जो प्री मानसून वर्षा होती है जो कि केरल और कर्नाटका के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, को स्थानीय रूप में किस रूप में जाना जाता है, मतलब इनका नेम बताना है। ऑप्शन है मैंगो शावर्स, नॉर्वेस्टर्स, विंटर शावर्स, ब्लोजम शावर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंगो शावर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जब हाई टेम्परेचर होता है नॉर्थ के अंदर, ठीक है, जब इंडियन पेनिनसुला के अंदर हाई टेम्परेचर हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंडियन पेनिनसुला के अंदर जब टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसकी वजह से जो सन स्टार्स किस तरफ मूव करेगा, ये करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ये हमारी होगी इक्वेटर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न और ये कैंसर। तो सन अगर यहाँ को मूव करेगा तो जो ITCZ है वो नॉर्थ को मूव करेगी। ITCZ जो है ये एरिया है ITCZ का, इसका क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, ये भी नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। इसमें अब हम अगर देखें, यहाँ पे क्या होगी, ड्राई एंड हॉट विंड्स होगी, ड्राई एंड हॉट विंड्स, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पे टेम्परेचर है लो। टेम्परेचर कम होने की वजह यहाँ पे क्या होगी, जो मोस्ट विंड्स कैसी होगी, मोस्ट होंगी। ये जब दोनों यहाँ पे कन्वर्ज करेंगी तो इसमें क्या होगा, जो प्री मॉनसून शावर्स है वो होंगी। ठीक है, इन दोनों का कन्वर्जेंस होने पे इसके रिजल्ट के रूप में क्या होगा, जो प्री मॉनसून शावर्स है। इसमें हम अगर अब देखें, जिनको जो अलग अलग नेम है उनके, मैंगो शावर्स ये किस में हेल्प करती है, मैंगो राइपनिंग में करती है, और ये कहाँ पे है, कर्नाटका एंड केरल। ओके, इसके अलावा चेरी ब्लॉसम
ये किस में हेल्प करेगी? कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी राइपनिंग में करेगी, और ये है कर्नाटका में। इसके अलावा काल बैसाखी को ही नॉर्वेस्टर्स बोलते हैं, और ये होंगे वेस्ट बंगाल में। और ये जो जूट पैडी वगैरह की जो फसल्स होती है उनमें हेल्प करती है, ठीक है। ये कॉफ़ी में, और ये मैंगो में। इसके अलावा एक है बारदोली चीरा। ये कहाँ पे होंगे? असम में, ठीक है। और ये किसके कल्टीवेशन में हेल्प करेंगी? ये करेंगी टी और राइस में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं जो सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे क्या होता है इस टाइम पे? लू। बारदोली चीरा आसाम में, काल बैसाखी ये हो गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, ये आसाम, और जो ब्लूजम शावर्स है ये कहाँ हो गई? कर्नाटका। और ये मैंगो शावर्स स्पेशली केरला प्लस कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स? जो आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? बिट, एलपीएम, पीपीएम, सीपीएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपीएम। इसका क्या होगा? पेजेस पर मिनट। पेजेस पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो बिट क्या है? ये एक बाइनरी डिजिट, उसको बिट कहते हैं। एलपीएम ये हो जाएगा लाइंस पर मिनट। सीपीएम ये हो जाएगा कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। इसमें हम जो है किसका प्रिंटर है, तो हम प्रिंटर के बारे में देख लेते हैं। प्रिंटर्स के कितने टाइप हैं? प्रिंटर्स के हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट जो प्रिंटर में है उसमें क्या होता है? इसमें यूज होता है हैमर एंड रिबन। हैमर एंड रिबन यूज होता है किस पे? ऑन पेपर डायरेक्टली। और इसके अंदर जो है हैमर और रिबन का यूज नहीं होता, ठीक है। इसमें ये डायरेक्ट पेपर पे स्ट्राइक नहीं करते हैं, और ये डायरेक्टली किस पे स्ट्राइक करते हैं? पेपर पे, ठीक है। रिबन स्ट्राइक ऑन पेपर डायरेक्टली, इसमें पेपर पे स्ट्राइक नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फुली प्रिंट होते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड जो है लो होती है, इनकी स्पीड हाई होती है। इसके अंदर हम एग्जांपल देखें इसके, तो कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा, कैरेक्टर प्रिंटर। लाइंस प्रिंटर हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर हो जाएगा। इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। जो डॉट मैट्रिक्स है इसमें क्या होंगे? जो कैरेक्टर्स होंगे प्रिंट वो किसके फॉर्म में होंगे? डॉट्स के रूप में होंगे, ठीक है। और इसकी अगर हम स्पीड देखें तो वो कितनी? 200 से 540 कैरेक्टर पर मिनट सीपीएम, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें हो जाएगा इंकजेट से समझ आ रहा है कि क्या होगा? इंक स्प्रे होगी इस पे पेपर पे, ठीक है। और इसकी 4 से 8 पेजेस पर मिनट स्पीड होती है। इसके अलावा लेजर में क्या होता है? ये इसमें डायरेक्ट लाइट यूज होती है, जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो, और इसकी स्पीड होती है 40 to 20 पेजेस पर मिनट, ठीक है। इसमें फोटो रिसेप्टर यूज होते हैं और इसमें इंक स्प्रे होती है, ओके। ये हो गया प्रिंटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस क्या है? न्यूयॉर्क, लंदन, वॉशिंगटन डीसी, पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस, जो कि कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ? ये फॉर्म हुआ है 16 नवंबर 1945। और इसके अगर मेंबर देखें तो मेंबर कितने हैं? 194 एंड
194 मेंबर हैं एंड प्लस में कितने 12 मेंबर हैं वो हैं एसोसिएटेड मेंबर्स। ये जुलाई जो मतलब 2023 के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। और इसकी जो है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो लोकसभा में और जो राज्यसभा में जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको पहली बात तो कौन बुलाता है, कॉल बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद यूं है कि जो जब बुलाए जॉइंट सिटिंग बैठाई जाएगी उसके बाद उनको प्रिसाइड कौन करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है, इसके ऑप्शन से द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी मेंबर को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा प्रिसाइड करने के लिए, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सीनियर मोस्ट मेंबर, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो स्पीकर है वो इसको प्रिसाइड करेगा, ठीक है। और जो जॉइंट सिटिंग है इसका आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है इसका 108 आर्टिकल है जॉइंट सिटिंग में। और जॉइंट सिटिंग कब बुलाई जाएगी, जब दोनों में जो हाउसेज है उनके बीच में कोई भी बिल पे एग्रीमेंट ना हो, डेडलॉक हो जाए, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या बुलाते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, ठीक है। डेडलॉक ओवर ए बिल, देयर इज ए डेडलॉक ओवर ए बिल, ठीक है, और नो एग्रीमेंट, ओके। नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, स्पीकर्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, स्पीकर्स का और जो चेयरमैन है उनके बारे में, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड जो डेप्यूटी चेयरमैन है उनका, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कर लेती हूँ, चेयरमैन का देखूं, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ओके। तो इनके आर्टिकल कहाँ से हैं, आर्टिकल 89 टू 92, ओके। चेयरमैन जो है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ये क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस, मेंबर नहीं होगा ये कोई से भी हाउस का, ये क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, और ये जो है राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ओके। इसके बाद में जो आर्टिकल अगर हम देखें, आर्टिकल 89 के अंदर क्या है, जो इलेक्ट किए जाएंगे जो डेप्यूटी चेयरमैन वो किस में से होगा, हाउस में से, ठीक है, इलेक्टेड बाय हाउस के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे इनको। और 90 में क्या है, वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, ठीक है। इनका अगर इनकी सीट खाली हो जाए या खुद ये रिजाइन कर दिया, रिमूवल कर दे, तो उसके सारा इसमें मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 90 में। और इनका जो रिमूवल है वो कैसे किया जाएगा, ये किया जाएगा मेजोरिटी से, ठीक है, ऑफ ऑल मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक है। जो आर्टिकल 91 है इसमें क्या दिया हुआ है, इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज दी हुई है, पावर्स एंड ड्यूटी, ओके। आर्टिकल 92 में क्या बताया गया है, जो चेयरमैन है जब इसका रेजोल्यूशन चल रहा होगा रिमूवल का, उस टाइम पे ये प्रिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है, प्रिसाइड नहीं करेगा इस टाइम पे जब इनका रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा हो, ओके। और ये जो रेजिग्नेशन है ये एक दूसरे को देते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन किसको देगा, चेयरमैन को देगा, ओके। अगर हम स्पीकर का देखें, यहाँ देख लेती हूँ, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, इनके आर्टिकल 93 से है 96, ओके। आर्टिकल 9 स्पीकर
अगर देखें तो फर्स्ट स्पीकर कौन है हमारे, मतलब जो कौन रहे थे, फर्स्ट स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और जो 93 है इसके अंदर क्या होगा, ये स्पीकर एंड जो डेप्यूटी स्पीकर है ये किस में से चूज किए जाएंगे, हाउस में से, ठीक है, वो चूजन बाय हाउस। इनको कौन चूज करेगा, हाउस चूज करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, जो स्पीकर है यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी का होगा और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो अपोजिशन पार्टी का होगा। ओके, 94 में देखें सेम है, वेकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल। ये रेजिग्नेशन किसको देंगे, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देगा, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देगा। ओके, और जो इनका रिमूवल होता है वो होता है इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा, इफेक्टिव मेजोरिटी। अगर इफेक्टिव मेजोरिटी देखें तो इसमें क्या होता है, जो टोटल सीट्स है, टोटल सीट्स में से क्या माइनस की जाती है, जो एब्सेंट है प्लस जो वैकेंट है, ठीक है, ये होती है इफेक्टिव। और जो इफेक्टिव मेजोरिटी होगी वो क्या होगी, इन सीट्स की, सीट्स ग्रेटर देन हाफ, ठीक है, हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, उसको कहेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, नेक्स्ट है, और जहां ये जो स्पीकर है ये क्या होगा, इसकी सीट ये कब तक लीव नहीं करेगा, मतलब जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक नया जो स्पीकर है वो अपॉइंट नहीं हो जाए। अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तब भी नहीं, ठीक है, ये जो है सीट जब नया अपॉइंट हो जाएगा उसके बाद ही करेगा, और जब भी जो नया जो लोकसभा में फर्स्ट मीटिंग होती है उसके बाद ये वैकेट कर सकता है सीट। ओके, नेक्स्ट 95 देखें, अच्छा यहाँ पे है नहीं, यही लिख देती हूँ, आर्टिकल 95 में वही पावर एंड ड्यूटी है, पावर एंड ड्यूटी। आर्टिकल 96 के अंदर इनके सेम वही है, जब इन पे स्पीकर पे रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये प्रिसाइड नहीं करेगा, प्रिसाइड नहीं करेगा व्हेन, जब रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा होगा इस पे, ठीक है। जो आर्टिकल 97 है इन सब में इनके सैलरी एंड अलाउंसेज है, चारों के, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेज, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। और जो स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ये वापस ओथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एज ए मेंबर ओथ ले चुके होते हैं और इनको ठीक है, और इनको मेंबर की जो सीट होती है वो वैकेट करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024, किस देश ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता। ऑप्शन से इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। और ये होस्ट कहाँ पे, होस्ट किसने किया था, होस्ट किया था ओमान ने, और इसमें जो रनर अप रही है वो रही है चाइना, रनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के सारे आपको अच्छे से देख के जाने हैं, और उसमें भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका भी कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो भी आपको देखना है। ओके, मार्च इज ए फोक डांस फ्रॉम, जो मार्च एक लोक नृत्य है वो कौन से स्टेट का है, हरियाणा, केरला, आसाम, मध्य प्रदेश। तो ये है मध्य प्रदेश का, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एमपी। मान जो है एक फोक ड्रामा है, फोक ड्रामा कहाँ का, मालवा रीजन का, मालवा रीजन, ठीक है। और जो एमपी के जो जितने भी फोक डांसेस है वो मैं आपको करवा देती हूँ, फोक डांसेस, ठीक है, एमपी। मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाऊंगी इन सबको, और ट्रिक कैसे करनी है, जो एमपी की गोरियां हैं वो अदा दिखाने के लिए फूल पत्ती बने 4 मटके व ज्वारे लेकर मंच पर खड़े खड़े तेरे ताली जो डांस है वो करके गिरदा उड़ाती है।
गिरदा मीन्स जो है ना, ऐसे बोलते हैं ना, जो ये तो गिरदा उड़ा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले पूरी ट्रिक में। ठीक है, ट्रिक के साथ ही जैसे MP की गोरियां अदा दिखाने के लिए फूल पत्ती बने मटके, फूल पत्ती बने 4 मटके वे ज्वारा, मटके वे ज्वारा लेकर मंच पर खड़े खड़े तेरे ताली डांस करके गिरदा उड़ाती है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे जो डांसेज है। MP से हो जाएगा मध्य प्रदेश की गोरिया से हो जाएगा भगोरिया डांस। ठीक है, भगोरिया डांस। अदा से हो जाएगा पादा नाच। ओके, फिर है फूल पत्ती से है फूल पत्ती डांस, और ये कौन करती है? जो अनमेरिड गर्ल्स होती है वो करती है। अनमेरिड गर्ल्स, साइड में थोड़ा नॉइज हो रहा होगा। ठीक है, कल से नहीं होगा, आज थोड़ा एडजस्ट करना। अनमेरिड गर्ल्स, और कहाँ पे? मालवा रीजन। ठीक है, इसके अलावा हो गए चार से हो गया चार कुला। ठीक है, मटके से हो गया मटकी डांस। और इसमें क्या है? जो वुमेन का सोलो डांस है ये। और जो अदा डांस है एक तो, ठीक है, इसी के क्या है ये सब टाइप्स है। पहला अदा नाच, और दूसरा है खड़ा नाच। फिर मैं आपको वैसे अलग से याद हो उस टाइप से बता रही हूँ। ठीक है, मटकी डांस हो गया, फिर है ज्वारा। तो ज्वारा का हो गया ज्वारा, ये क्या है? ये है हार्वेस्ट डांस है बुंदेलखंड रीजन का, बुंदेलखंड रीजन। इसके बाद में जो है मंच से हो गया मांच डांस। खड़े से हो गया खड़ा नाच। ठीक है, तेरे ताली से हो गया तेरे ताली डांस। और क्या है? ग्रीदा से है ग्रीदा डांस। ओके, तो ये सारे हो गए किसके? MP के डांसेस। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमारी ट्रिक क्या है? MP की गोरियां अदा दिखाने के लिए फूल पत्ती बने 4 मटके वे ज्वारा लेकर मंच पर खड़े खड़े तेरे ताली डांस करके गिरदा उड़ाती है। तो गोरिया से हो गया भगोरिया, अदा से हो गया आधा नाच, फूल पत्ती से फूल पत्ती डांस, 4 से चार कुला, मटके से मटकी, ज्वारा से ज्वारा डांस, मंच से माच, खड़े से खड़ा नाच, तेरे ताली और गिरदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर ए मिक्स इकोनॉमी? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? इसके ऑप्शन है 4th 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान है वो हमने किससे लिए हैं? वो हमने लिए हैं रशिया से। ठीक है, इसमें हम एक एक करके जो 4 5 ईयर प्लान है इनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अगर हम देखें तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक चला। इसका गोल क्या था? इसका मेन गोल था एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन हेरेड-डोमर मॉडल। ओके, और इसमें किस में इन्वेस्टमेंट किया गया? इसमें किया गया डैम्स एंड इरिगेशन के अंदर, क्योंकि ये मेन गोल क्या था? एग्रीकल्चर। इन्वेस्टेड इन डैम्स एंड इरिगेशन। और इसी के टाइम पे भाखरा नांगल जो डैम है वो बनाया गया। ठीक है, भाखरा नांगल डैम बनाया गया। ओके, और इसमें 5 IIT सेटअप की गई थी। IIT सेटअप
जो टारगेट रखा था, टारगेट कितना रखा था 2.1% रखा, और जो अचीव हुआ हमें वो कितना हुआ 3.61% हुआ। और इसका आउटले भी पूछा गया है एसएससी के अंदर, तो वो मैं लिख देती हूँ। टोटल आउटले कितने रुपए लगे 2069 करोड़। ओके। और हाँ, पीएम कौन थे? पीएम थे इसमें जवाहरलाल नेहरू। ओके। सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड का देखें तो ये कब से कब चला? ये चला 1956 से 1961। इसमें जो गोल रखा गया वो क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके। इसके अंदर 3 स्टील प्लांट्स सेटअप किए गए थे, 3 स्टील प्लांट्स। एक है राउरकेला, जो कि कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। ओके। और ये किसकी हेल्प से किया गया सेटअप? जर्मनी की हेल्प से। इसके अलावा दुर्गापुर, जो कि है वेस्ट बंगाल में, ये यूके की हेल्प से किया गया। और भिलाई, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, और ये रशिया की हेल्प से सेटअप किया गया था। ठीक है। और ये जो मॉडल दिया था, ये किसने दिया? ये दिया था पीसी महलनोबिस, महलनोबिस मॉडल दिया। ठीक है। इसके टाइम पे ही हमने ऑप्ट की क्या? एक सेकेंड, ऑप्टेड मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, प्राइवेट प्लस पब्लिक। और खादी एंड विलेज कमीशन सेटअप किया गया था, खादी एंड विलेज कमीशन सेटअप। ये कब किया गया? ये किया गया 1957 के अंदर। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में। थर्ड देखें, थर्ड 5 ईयर प्लान, और इसके अंदर भी पीएम जवाहरलाल नेहरू ही है। ठीक है। थर्ड अगर देखें तो थर्ड कब से कब चला? ये चला है 1961 से 66। इसमें भी पीएम जवाहरलाल नेहरू। और इसका गोल अगर देखें तो गोल क्या रखा गया? सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी, सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी। ठीक है। और जो है फर्स्ट टाइम में सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव रखा था। फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव किसका रखा है इन्होंने? सेल्फ रिलायंस। ओके। मॉडल किसने दिया? गडगिल। फॉर्मूला कभी कभार वो फोर्थ में भी दे देते हैं गडगिल फॉर्मूला, थर्ड या फोर्थ में से जिसमें आए उसी में आपको दिखना है। ठीक है। इसके टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, कब हुआ? 1965 में। और इसके अंदर जो प्रोडक्शन हुआ था मेन, वो इसका इंक्रीज हुआ था, वो था वीट का। ठीक है। फिर राइस का। और पंचायत इलेक्शन शुरू हुए थे, पंचायत इलेक्शन स्टार्ट हुए इस टाइम। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड। इसके अलावा इसमें क्या हुआ था? ये जो प्लान है हमारा, ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। ठीक है। तो इसके जो है फेल होने के रीजन क्या क्या थे? ये प्लान फेल क्यों हुआ? एक तो जो चाइना इंडो वॉर हुआ। ठीक है, चाइना इंडो वॉर, ये कब हुआ? 1962। इसके बाद इंडो पाक वॉर हो गया, ये 1965 में हुआ। इस टाइम पे 2 वॉर हो गए और फेमाइन भी आ गई थी। इस वजह से ही क्या हो गया था? जो प्लान है वो हमारा फेल हो गया था। ठीक है। फिर इसके बाद में ये फेल होने की वजह से हमने क्या रखे? प्लान हॉलीडेज, मतलब 3 साल के लिए बीच में कोई प्लान नहीं बनाया गया, 1966 से 69 तक। ठीक है। फिर आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ कब हुआ? 1969 से 74 तक चलाई। और इसमें पीएम कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है। इन्होंने जो गोल रखा था वो गोल क्या है? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी
एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, और जो मॉडल किसने दिया, या तो लिखा आएगा गडगिल, और अगर गडगिल फॉर्मूला या रुद्र एलन फॉर्मूला, एलन मॉडल। ठीक है, ज़्यादा वैसे गडगिल का ही एसएससी में गडगिल का देते हैं, वो आप देख लेना। ओके, और इसके अंदर क्या क्या किया गया, 14 बैंक्स नेशनलाइज की गई थी, बैंक्स नेशनलाइज की गई थी। इसके अलावा जो एक ब्रॉड प्रॉन एरिया प्रोग्राम चलाया, ब्रॉड प्रॉन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब चलाया, 1972 में चलाया था। ओके, ये हो गए हमारे 4 जो है 5 प्लान। इसके अलावा जब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें बाकी भी कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। इनमें से कौन सी झील है जो केरला में स्थित नहीं है, अष्टामुडी लेक, रेणुका लेक, वेम्बनाड लेक और सस्टमकोटा लेक। इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुका लेक, जो कि कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर। बाकी जो अष्टामुडी, वेम्बनाड और सस्टमकोटा ये किस में है, केरल में है। जो वेम्बनाड लेक है ये लार्जेस्ट लेक है किसकी, केरल की, लार्जेस्ट लेक केरल की। ठीक है, और ये है इनकी क्लीनेस्ट लेक है केरल की। ठीक है, और ये अष्टामुडी लेक भी है। इसके अलावा केरल की कुछ और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पेरियार लेक, पेरियार और पोकडे, वेलायनी, और इसके अलावा कायमकुलम। ठीक है, ये जो है, और इसके अलावा केरल के में जो लेक्स है इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक और है, हाँ, अनाइरंगल, एक सेकेंड, अनाइरंगल। ठीक है, ये भी केरल में है। इसके अलावा कुछ जो इंडिया की इम्पोर्टेंट लेक्स है वो भी हम देखते हैं। वेम्बनाड लेक देख लिया हमने, केरल के अंदर है। चिल्का लेक जो है वो है उड़ीसा में। सांबर लेक, पिचोला लेक और पुष्कर लेक, ये तीनों किस में है, राजस्थान के अंदर है। कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्रा और तमिलनाडु। वुलर लेक और दल लेक ये किस में है, ये जम्मू कश्मीर में है। लोकटेक लेक ये है मणिपुर के अंदर। नागार्जुन सागर लेक ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। भीमताल लेक ये है उत्तराखंड में, और नैनीताल भी है उत्तराखंड के अंदर। और जो अपर लेक है जिसको बड़ा तालाब कहते हैं, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश के अंदर। और रेणुका लेक जो हमें अपन ने देखी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है in 1889 who established the Mukti Mission, a refuge for young widows who had been deserted and abused by their families। 1889 में किसने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो युवा विधवाओं के लिए एक शरण थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया था और दुर्व्यवहार किया गया था। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, राखमबाई सावे, आनंदीबाई जोशी, पंडिता रामाबाई और रामाबाई रानडे। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडिता रामाबाई। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया मुक्ति मिशन कहाँ पे, पुणे के अंदर। कब किया, 1889 के अंदर। और इन्होंने ही आर्य महिला समाज भी स्टेब्लिश किया था, आर्य महिला समाज, जो कि पुणे में ही स्टेब्लिश किया। और ये कब किया इन्होंने, 1881 के लिए, और फॉर गर्ल्स एजुकेशन, फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ओके, इसके अलावा जो भी वुमेन पार्टिसिपेशन था ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक जो है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत महिला परिषद। ओके, ये किसने किया, ये शुरू किया है
रामाबाई रानाडे। कहाँ किया? ये किया बॉम्बे में 1904 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा भारत स्त्री महामंडल, स्त्री महामंडल ये किसने स्टार्ट किया? ये किया सरला देवी चौधरा ने, सरला देवी चौधरा ने। ओके। इसके अलावा ऑल इंडिया जो वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई, वुमेन कॉन्फ्रेंस ये किसने स्टार्ट की? ये की थी मार्गरेट कजन्स, मार्गरेट कजन्स ने। ठीक है, 1927 के अंदर। इसके अलावा जो उषा मेहता है, इनका भी क्वेश्चन खूब आता है। उषा मेहता, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। अंडरग्राउंड रेडियो चलाया कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन MS वर्ड टू अनडू ए टास्क? MS वर्ड में कौन सी की है जिसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं? जो पहले का जो भी हम काम करते हैं उसको वापस करने के, वापस वैसा ही करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन क्या है? कंट्रोल+V, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Y, कंट्रोल+X। तो कंट्रोल+ जो Z है वो होता है अनडू। ठीक है, कंट्रोल+Y जो है वो होता है रीडू, कंट्रोल+X वो होता है, वो किसके लिए यूज करते हैं? कट के लिए, और V जो है वो हम करते हैं पेस्ट के लिए। ठीक है, अगर कट किया तो कंट्रोल+X और पेस्ट करना तो कंट्रोल+V। और जो इम्पोर्टेंट जो है शॉर्टकट कीज है वो मैं आपको MS वर्ड की, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। कंट्रोल+O या कंट्रोल+F जो है वो दोनों जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करने के लिए O से ओपन याद रखना है। कंट्रोल+N, N से न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब क्रिएट करना है अगर न्यू डॉक्यूमेंट तो कंट्रोल+N। A से सेलेक्ट ऑल, ऑल से A हो जाएगा कंट्रोल+ऑल। कंट्रोल+C कॉपी, F फाइंड बॉक्स, आई से इटालिक जो अगर टेक्स्ट को इटालिक करना है, B को अगर बोल्ड करना, कंट्रोल+B से बोल्ड करना है, U से अगर उसकी अंडरलाइन करनी है, कंट्रोल+S मतलब सेव करना है अगर डॉक्यूमेंट, कंट्रोल+P अगर प्रिंट विंडो ओपन करनी है, कंट्रोल+D, डी से क्या हो जाएगा? डायलॉग बॉक्स, और जो फोन डायलॉग बॉक्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए, कंट्रोल+J को जस्टिफाई, L अगर होगा तो लेफ्ट, R होगा तो राइट अलाइनमेंट, और अगर कंट्रोल+E है तो ये होगा सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, कंट्रोल+X हमने देख लिया, कट, V पेस्ट, Z अनडू, Y डिडू, ये हम सब देख चुके हैं। कंट्रोल+K है वो है हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, क्रिएट हाइपरलिंक। W जो डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए। F2 प्रिंट का जो है प्रीव्यू देखने के लिए, मतलब कैसा प्रिंट निकलेगा। कंट्रोल+F4 है वो क्लोज करने के लिए, जो भी एक्टिव विंडो हमारी जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसको क्लोज करने के लिए। कंट्रोल+F6 वो है ओपन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो, कोई भी जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विंडो जो हमें ओपन करनी होती है वो कंट्रोल+F6 से। अगर हम ओनली F5 दबाएंगे तो उससे हमारा जो फाइंड, रिप्लेस एंड जो गो होता है वो गो टू विंडोज, ये सब ओपन होंगी। ठीक है, जो भी हमें कुछ रिप्लेस करना हो या फिर फाइंड मतलब कुछ सर्च करना हो वो F5 से। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक्स, और F12 से सेव एज होता है, मतलब किसी और नेम से हमें कोई फाइल जब सेव करनी होती है तो उसके लिए F12। ओके, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर कंटेंट से लगता है कि आपके लिए हेल्प है, मतलब इससे बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ इसको शेयर किया करें। ठीक है, और जो भी आपकी सजेशंस हैं वो भी आप हमें मतलब मेरे को दे सकते हो कमेंट के थ्रू या मेल करके। और जो भी PDF ज्वाइन करनी है, PDF चाहिए तो वो आपको क्या करना है? ज्वाइन जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। ओके, थैंक यू। आज का हमारा लेक्चर होता है यही फिनिश।